नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा जैन। मैं पिछले 33 वर्ष से प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और इस दौरान जो चीज़ मैंने देखी, जब मैं खुद अल्ट्रासाउंड नहीं करती थी, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, कि हम जो रेगुलर पेशेंट को प्रेगनेंसी में जांच करते हैं, उसके बावजूद कुछ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इससे बचाव हो सके। किप्रोस निकोलाइडिस, जिनके लिए नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी, वो एक पायनियर है इस चीज़ के कि एनटी नाम का एक स्कैन होता है जो 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन, आइडियली जब बच्चे की लंबाई 6 सेंटीमीटर के आसपास हो, तब यदि किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का हमको पता चल सकता है। ये ध्यान रखिए, ये फाइनल नहीं है। इसके बाद आपका मिड ट्राइमेस्टर एनोमली होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि पेट में बच्चा 11-12 हफ्ते तक बेसिकली बन जाता है, मगर अंगों में ग्रोथ तो उसके बाद चलती रहती है जब तक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद भी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% हर चीज़ का पता लग जाएगा, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको पता चल सकता है। अब ये एनटी स्कैन जो उनने बोला, ये एनटी का एक्चुअली मतलब क्या है? एनटी का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। न्यूकल मतलब ये जो हमारी गर्दन के पीछे का हिस्सा है, इसको न्यूकल एरिया कहते हैं। तो बच्चे की गर्दन के पीछे का हिस्सा, उसके अंदर जो उसकी स्किन है और हड्डी है, उसके बीच में जो पानी की मात्रा है, उसे देखा जाता है। उसे हम एनटी स्कैन या न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये इसको किप्रोस को स्टैंडर्डाइज क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए, आप सबका एक अनुभव है कि जब हमारा सिर ऐसा झुका हुआ है तो ये चमड़ी खिंच रही है, और चमड़ी खिंच रही है तो पतली हो गई। जब हम रिवर्स मुड़ते हैं तो वहां पर स्किन कलेक्ट हो गई, स्किन मोटी हो गई। यदि न्यूट्रल पोजीशन रहेगी, जिसमें न वो झुकी है, न वो मुड़ी है, न वो स्ट्रेच्ड है, तब ही हमको सही नाप पता चलेगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड पोजीशन उन्होंने बताई। और इस एनटी स्कैन में ये करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि हमको अन्यूप्लॉइडी का पता चले। अब ये अन्यूप्लॉइडी क्या है? माता से बच्चे को 22+X ऐसे 23 क्रोमोसोम मिलते हैं। पिता से भी उसको 22+X या Y इस तरह 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो बच्चे के पास 44XX या 44XY क्रोमोसोम होता है। कभी कभी ये जो डिवीजन होना चाहिए, ये डिवीजन सही नहीं होता। एग्जैक्टली 2 में बंटने के बदले आपको मिलेगा कि 47 क्रोमोसोम्स हैं, कभी 45 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो नंबर की गड़बड़ी है, इस नंबर की गड़बड़ी को हम अन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और यदि बच्चे में क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी हो, जो सबसे कॉमन है ट्राइसोमी 21, 21 नंबर क्रोमोसोम में 2 के बदले 3 क्रोमोसोम हो, तो हम उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और डाउन सिंड्रोम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब वही क्रोमोसोम कैरी करते हैं, पर सबका एक्सप्रेशन एक सा नहीं होता। कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, मगर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने माता पिता को भी न पहचाने, उसके अंदर कोई भी ग्रोथ ना हो। तो ये एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन होता है पेरेंट्स का कि ऐसे बच्चे का क्या करना है, मगर उनको जानकारी तो देना आवश्यक है। उनको पता होना चाहिए कि जो गर्भ में बच्चा है, 100% चीज़ें नहीं पता चलती, मगर तय मानिए आजकल 90% चीज़ें पता चल जाती हैं। कोई भी टेस्ट 100% फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि आप केवल एनटी करोगे। आप एनटी के साथ और भी मार्कर्स हैं, जैसे डक्टस वेनोसस करते हो, नेजल बोन, नाक की हड्डी बच्चे के अंदर है कि नहीं है, वो देखते हैं। उसके अलावा उसके हार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है ब्लड का, वो सही हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है, ये भी देखा जाता है। तो ये 4 मार्कर एनटी स्कैन में होते हैं, एनटी, एनबी, टीआर और डीबी।
सिर्फ इतना किया जाए तो उसे एंटी स्कैन कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले बच्चे की लंबाई देखनी होती है कि यदि वो 6 सेंटीमीटर से छोटा है तो उस स्थिति में ये सारी चीजें उतनी वैल्यू नहीं रखती हैं। हालांकि आप 45 मिलीमीटर साइज से लेके 84 मिलीमीटर साइज तक देख सकते हैं, मगर 65 सेंटीमीटर इज द आइडियल साइज, जिसमें आपको कुछ करने के लिए वक्त भी है और बच्चा इतना बड़ा है कि आप उसके अंगों को देख सकते हैं। एक 65 mm का बच्चा है, उसके हार्ट का साइज कितना होता है? सिर्फ इतना, ये मेरे अंगूठे का जो ऊपर का पोर है, इतना बड़ा हार्ट है। और उस हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे जॉइंट्स देखना, ये संभव हो पाए उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मशीन अच्छी होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर भी मशीन केवल उतना ही काम कर सकती है जितना उसके पीछे का मनुष्य कर सकता है। यदि वो सही तरीके से देखेगा नहीं, यदि उसकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी, तय मानिए कभी भी कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं होगा। उसके अलावा जो किप्रोस ने स्टैंडर्डाइज किया, फीटल मेडिसिन फाउंडेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इमेजेस देनी होती हैं। जब वो इमेजेस स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं कि हाँ आपने सही की हैं, और ये हर साल रिन्यू करना पड़ता है कि हाँ आपने सही किया है, क्योंकि आप गलती कभी भी कर सकते हो। हम एक बार गलती करते हैं और यदि उस पर ध्यान न जाए तो हम बार बार करते जाते हैं। हम इम्परफेक्शंस में परफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए ईयरली रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप रेगुलरली करते हैं, इसके इन 4 चीज़ों के अलावा आप बच्चे को पूरा, जब आप उसको लंबाई नाप रहे हैं तो बच्चा फ्लैट है इस तरह से, मान लीजिए इधर सिर है तो ऐसे आप उसका बैक ऊपर से नीचे तक नाप रहे हैं, तो उसका पेट नॉर्मल है कि नहीं है, उसका हेड नॉर्मल है कि नहीं, हड्डी में कोई गैप तो नहीं है, स्पाइन में कोई गैप तो नहीं है, हाथ पैर उसके हैं नहीं हैं, कैसा स्ट्रक्चर है ये हम देख सकते हैं। पेट के अंदर दोनों किडनी हैं, ब्लैडर है, कोई हर्निया तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप मान के चलिए लगभग 50 ऐसी चीज़ें हैं जो सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, और उसमें से एटलीस्ट 50% हम फर्स्ट 3 मंथ्स में देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिनेटली दिख जाती हैं कि ये हैं, गड़बड़ है। कुछ ऐसी हैं जो बहुत एक्सपर्टीज से दिखती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है 30 हफ्ते पे दिखें, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही तब होती है। मगर जो लीथल एनोमलीज हैं, ब्रेन के अंदर एक कट होता है, एक सेप्टम होता है जो ब्रेन के 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, वो सेप्टम ही नहीं बना। ऐसी चीज़ें ट्राइजोमी, जिसके अंदर ट्राइजोमी 13 में हमको मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम पकड़ सकते हैं एबनॉर्मेलिटी। ब्रेन में डिफेक्ट, एनेनकेफली है, हड्डी ही नहीं बनी है। यदि उसके अंदर ब्लैडर है जिसको नॉर्मली इतना सा होना चाहिए, वो बिल्कुल ऊपर तक आया हुआ है, मेगासिस्टिस है, बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में पता चलती हैं। और इसके साथ जब हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं, मदर के दोनों हाथ का बीपी लेते हैं, उसका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर 2 बार मेजर करते हैं और बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, और ये सब फीटल मेडिसिन के कैलकुलेटर में डालते हैं, तो वो हमको रिस्क देता है कि कितने % चांसेस हैं कि ये बच्चा नॉर्मल होगा और कितने % चांसेस हैं कि ये एब्नॉर्मल होगा। जब यूट्राइन आर्टरी पीआई हम देख रहे हैं, उससे हमें ये भी पता चलता है कि क्या इस मदर को आगे चल के ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपको आश्चर्य होगा जान के, भारत में हर जो PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसमें झटके बहुत आते हैं, उससे आज भी बहुत सारी माताओं की मृत्यु हो रही है। 100 में 1 यदि इसकी रिस्क आती है तो हम उसकी दवाई दे सकते हैं और इससे बचाव किया जा सकता है। उस समय कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। उन ब्लड टेस्ट को जब हम एंटी स्कैन की अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग से मैच करते हैं और दोनों ऐड करते हैं, तो हम और ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि क्या इस बात के चांसेस हैं कि ये बच्चा आगे चल के ग्रोथ प्रॉपर ना करे, 34 वीक्स के बाद दिक्कत दे, या 28 वीक्स के बाद, या 37 वीक्स के पहले इसकी माँ का बीपी बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको उस एंटी स्कैन के समय पता चल सकती हैं, जो केवल वो नहीं है।
एक और बात है कि ये 100% प्रूफ नहीं है, 97% प्रूफ है। तो 3% चांसेस फिर भी रह जाते हैं कि हो सकता है बच्चा एबनॉर्मल हो, ट्रिप्लॉइडी हो और आपको न पता चले। उसके लिए NIPT टेस्ट भी होता है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो NIPT जब आप टेस्ट करते हैं तो वो माँ के खून से होता है, उसमें बच्चे के जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं उनका टेस्ट किया जाता है और उससे पता चलता है कि क्या बच्चे में ट्राइजोमी है, मोनोजोमी है, क्लाइनफेल्टर है, इस तरह की चीज़ें उससे हमें पता चल सकती हैं। यदि आप सब कुछ कंबाइन करें तो आप मान के चलिए आप 99.9% श्योर हो सकते हैं। मैं 100% इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो 0.01% ईश्वर के हाथ में हमेशा रहता है, क्योंकि हर चीज आपको प्रोबेबिलिटी देती है, स्टैटिस्टिक्स देती है कि 1000 में से 999 बार हम पकड़ लेंगे, मगर एक बार फिर भी छूट सकता है। इसलिए और इसीलिए एंटी स्कैन इज नॉट द एंड। आप उस समय करते हैं, उसके साथ लेवल 1 एनॉमली स्कैन भी होता है कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एनॉमलीज देखते हैं वो एनॉमली स्कैन भी आप साथ में करें। प्लेसेंटा की लोकेशन देखें, अंदर का पानी देखें, मदर की कंडीशन देखें, मदर का BP देखें, तो आप उस प्रेगनेंसी के कोर्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मान लीजिए आपसे ये मिस हो गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए 13 हफ्ता 6 दिन तक आपके पास वक्त है, 12 हफ्ता 5 दिन जिस पे लगभग बच्चा 65 मिलीमीटर का होता है, उसके बाद भी 1 हफ्ता टाइम है। वो समय भी यदि आपका निकल गया तो NIPT आप उसके बाद भी करा सकते हैं। मगर जो आपको यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर देखना है, PI चेक करके और मदर को दवाई देनी है ताकि उसको आगे ब्लड प्रेशर से दिक्कत ना हो, आगे उसको झटके की बीमारी ना हो, वो समय आपका चला जाता है। आपको बार बार केवल जांच करनी होती है। और प्रॉब्लम समझिए, यदि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक कर लेते हैं कि इस माँ को आगे BP बढ़ेगा, तो सिंपल दवाई देकर आप फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। मगर ये निकल गया तो आपको केवल मॉनिटर करना है कि हाँ अब ये कॉम्प्लिकेशन होगा तो बच्चा निकाल दो, अब ये कॉम्प्लिकेशन होगा तो बच्चा निकाल दो, मगर उस कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने की पावर आपकी चली जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपका एंटी स्कैन हो, यूट्राइन आर्टरी PI हो, मदर का भी BP 2 बार लिया जाए, उसका हाइट वेट BMI हो, और यदि मिस हो गया ट्राइजोमी के लिए आप NIPT करा सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चरल एनॉमलीज के लिए आप मिड ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन जो 19 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच होता है वो करा सकते हैं, जिसमें आपको सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से और क्लियर दिखाई देते हैं। मगर फिर भी कुछ छूट जाता है, जिसके लिए आपको थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन करना होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसा है जो मैक्सिमम लास्ट के 3 महीनों में बढ़ता है। किडनीज हमारी लास्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा बढ़ती हैं जब उनके ऊपर ज़्यादा काम आता है। कोई भी स्कैन आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, मगर वो बहुत हद तक आपको सुरक्षित कर सकता है और माँ को तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा ही सकता है। तो इसलिए यदि आप सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में इतने स्कैन करेंगे तो बच्चे पे कोई नुकसान होगा क्या, माँ को कोई नुकसान होगा क्या, तो आप ध्यान रखिए, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं, उनको केवल डायरेक्टेड भेजा जाता है और एक कंप्यूटर पे जितने वेव्स वापस आते हैं उनको कैप्चर करके हम इमेज लेते हैं और उसमें अलारा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ये अलारा प्रिंसिपल क्या है? एज लो एज रीजनेबली इफेक्टिव, जितने मिनिमम से काम चल सके वेव्स का स्ट्रेंथ उतना ही रखा जाता है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। शुरू के 10 हफ्ते के पहले हम डॉपलर्स यूज नहीं करते, क्योंकि डॉपलर जो पल्स वेव है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है 10 हफ्ते के पहले, जब बच्चा बन रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो 10 हफ्ते पे खत्म हो जाता है। 56 दिन आफ्टर एग इज फॉर्म्ड बच्चा पूरी तरह बन जाता है। जब तक वो बन रहा है तब तक हम एक्स्ट्रा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बाद ही हम वो चीजें यूज करते हैं और वो भी जितना कम हो सके उतना कम यूज करते हैं। तो आपको डरना नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इमेंस रिसर्च हो चुकी है और
आपके पास यदि कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है, यदि वो इलाज करने लायक है तो इलाज करने का मौका है, यदि उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन लगता है तो उसका मौका है, और यदि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उसका भी मौका रहता है। और प्लस आप अपनी मदर को फ्यूचर में डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसको अपनी दिनचर्या में, अपने भोजन में, अपने आचार व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है ताकि वो अपनी इस प्रेगनेंसी को अच्छी तरह बिता सके। तो मेरे ख्याल से एंटी स्कैन के लिए आप अलर्ट रहें। ये ना सोचें कि डॉक्टर के पास पहली बार तब जाना है जब 3 महीने पूरे हो जाएं। कई बार जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका कहना होता है कि हमारे समय में तो ये सब नहीं होता था, फिर भी हमारे इतने बच्चे हुए, घर में हुए, अच्छे हुए। मगर आप ध्यान रखें, एक समय था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब मैटरनल मोर्टेलिटी, कितनी महिलाएं डिलीवरी में मरती थी? 1 लाख में 1200 से ज़्यादा महिलाएं डिलीवरी में मर जाती थी। बच्चे कितने मरते थे? वो उससे भी ज़्यादा होते थे। तो आज हमारी ये मृत्यु दर कितनी है? माता की मृत्यु दर भारत में आज 97 है और इसको और कम, 60 से कम लाना हमारा टारगेट है। शिशु की मृत्यु दर भी 200 से कम हो चुकी है। तो आप सोचिए, यदि हम ये सारी जांचें नहीं करते हैं तो हम इसी तरह माताओं को, बच्चों को खोते रहेंगे, और जो जितने 80% नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मगर जो नॉर्मल नहीं हैं उनको डिटेक्ट करना इन सारी जांचों का उद्देश्य है, ताकि हम माता को और शिशु को दोनों को सुरक्षित रख सकें और अपने देश की प्रगति में उनका योगदान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।